इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे, प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, पूंछ सेक्टर में 10 भारतीय फौजी मारे गए हैं। पूरी दुनिया भारतीय फौज को यह कहती रही, नरेंद्र मोदी को यह कहती रही कि अमन होना चाहिए, हर तरफ शांति होनी चाहिए। आप ऐसे डिमांड्स ऐसी ना रखें दुनिया के सामने जो पूरी ना हो सकें। लोगों को बिला वजह ना डराएं, बिला वजह ना धमकाएं। मकबूजा कश्मीर में लोगों पर जुल्म बर्बरियत ना करें। लेकिन ये मकाफात का दौर है, ये मकाफात की दुनिया है, ये दुनिया दारुल मकाफात है। और अब इस वक्त चीन में भारत को बहुत बुरी मार पड़ रही है और भारत हर तरफ जाके कह रहा है हम पर जुल्म हो रहा है। जबकि जुल्म किसने शुरू किया था आप सब लोग बेहतर जानते हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन ने जिस तरह से 10 भारतीय फौजियों को हलाक किया है वो सब आपके सामने है। और जिस तरह से नेपाल से झगड़ा चल रहा है, जिस तरह अफगान हुकूमत से झगड़ा चल रहा है, नए नए किस्म के इत्तेहाद जन्म ले रहे हैं। लेकिन इन तमाम इत्तेहादों से कुछ निकलने वाला नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि आज हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि इन तमाम हालातों वाकयात से अमन कहां से तलाश किया जा सकता है, किस तरह से इन तमाम स्टेक होल्डर्स को समझाया जा सकता है कि हमें सबको मिल बैठ के बात करके खित्ते के मसाइल हल करने हैं और हम सबको अमन का ख्वाहां होना पड़ेगा। इसी में हम सबकी बेहतरी है। अगर इसी तरह आग और खून का खेल हम खेलते रहेंगे तो इंसानियत बुरी तरह पामाल होती रहेगी। इसी सिलसिले में हमारे साथ इंडिया से मौजूद होंगे साबिक डेप्यूटी आर्मी चीफ जनाब राज कादयान साहब। और बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहिब। राज कादयान साहिब बहुत खूबसूरत बोलते हैं, अमन की बात करते हैं, लेकिन कहीं अमन नजर नहीं आता। राज कादयान साहिब की तरफ सबसे पहले मैं चलूंगा। सर, पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज को इतनी चढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? अब 10 लोग मारे गए, हमें उनका बड़ा दुख है। हम नहीं चाहते किसी भी तरह से आग और खून का खेल खेला जाए, लेकिन हर तरफ जंग, क्या वजह है सर? अली जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर प्रोग्राम का आगाज उसी ख्वाहिश से करना चाहता हूं जो मैंने पहले भी जाहिर की है कि दोनों पड़ोसी मुल्कों में अमन रहे, दोस्ताना ताल्लुकात रहें, दोनों मिल के आगे चलें। और मैं समझता हूँ दोनों तरफ आवाम को भी यही पसंद है। अब ऐसा हो नहीं रहा ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो वजूहातें क्या हैं, उस पर हमारी राय अलग अलग हो सकती है। देखिए, ये जो पुंछ में हो रहा है ये लोकल आदमी नहीं है, ये इन्फिल्ट्रेटर हैं। जो वैली में आजकल इन्फिल्ट्रेशन जरा ज्यादा मुश्किल है, पुंछ में आए हुए हैं और पिछले 10 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। हमारे 9 लोग शहीद हुए हैं। वो तो देश की सुरक्षा में शहादत तो देनी पड़ती है, लेकिन ये अपना नाम कुछ भी बोल रहे हैं। श्रीनगर में कोई अपने आप को द रेजिस्टेंस फोर्स बोलता है, वो एलईटी से जुड़े हुए हैं। और यहाँ कुछ और नाम से पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स या वो कोई नाम लगाएं, लेकिन ये सरहद के पार से आए हुए लोग हैं जिनके पास हथियार एमिनेशन लोकल नहीं है। ये तो ऑपरेशन है, इनको घेरा हुआ कौन है। है राज कादयान साहब, ये कौन है? कौन सी सरहद के पार आए हुए हैं ये? अब साहब इसका जवाब तो शायद आप लोग ज्यादा दे पाओगे। हम तो लोगों को पकड़ते हैं। हम तो क्लियर कर चुके हैं, हम तो सर क्लियर कर चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये खुद आजादी के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। नहीं, ये कश्मीरी नहीं है, या ये एलईटी या जैसे मोहम्मद के मेंबर्स हैं। ये जंग आजादी की लड़ाई नहीं है। श्रीनगर में तो उतनी आजादी है जितनी हैदराबाद में है या लखनऊ में है या कहीं और है। अगर देखिए, हिंदुस्तान में आपका पॉइंट वही है कि आप मुस्लिम्स को आप अपने लोग बोलते हो। हमारे पास तो 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है,
तो ये क्या बात है कि सिर्फ 70 लाख जो घाटी में कश्मीर में झगड़ा वहीं हो रहा है। जाहिर है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ 750 किलोमीटर की हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, नीचे इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, कहीं ना कहीं उनका दखल जरूर है। आपने 70 साल से कश्मीर का आलाप लगाना नहीं छोड़ा है। हर साल आप यूनाइटेड नेशन में जाते हो, कुछ नहीं मिला है ना कुछ मिलेगा। देखिए, मैं एक हमारे बड़े मशहूर शायर थे मोहम्मद हाई, जो साहिर लुधियानवी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी एक बड़ी मशहूर गजल है। उन्होंने कहा था वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। मेरी यही राय आपके पास। 3 बार आप हमले कर चुके हैं हमारे ऊपर, लड़ाइयां हो चुके हैं, रोजाना इन्फिल्ट्रेशन होती है। जी जी, बेहतर राज कादियान साहब, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइएगा कितना अमन है, कश्मीरियों को जीने का कितना हक हासिल है? जिस तरह राज कादियान साहब बता रहे हैं वो तो सब अच्छा का राग अलाप रहे हैं कि सब अच्छा है, वो जीना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं राज कादियान साहब की बात पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनके स्टेटस से और उनकी जो पोजीशन रही है इंडियन आर्मी में, उससे ये एक्सपेक्ट जरूर करता हूँ कि वो सच बोलेंगे और सच्चाई को लेके आगे चलेंगे, क्योंकि वो शांति की बात करते हैं। लेकिन अफसोस है, आई एम सॉरी, जब तारीख के औराक को उठा के देखेंगे तो राज कादियान साहब सच नहीं बोल रहे। मैं शायरी की मिसाल तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो कश्मीर का जो राग को कहते हैं हम अलाते हैं और यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, बुनियादी तौर पे अगर आपको याद हो तारीख के औराक को राज कादियान साहब उठा के देखे तो वो उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मेरा ख्याल वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुआ उस वक्त भी बड़े वो उसके बाद ही उन्होंने वहाँ पे क़यादत संभाली थी। तो वो बजाते खुद कश्मीर के मुकदमे को यूएनओ में लेके गए, और वहाँ ही नहीं लेके गए थे, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को टेलीग्राम भी भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम पाकिस्तान अपना कश्मीर का मसला आपस में एक मसला है, और कश्मीर का मसला कश्मीरियों की वो जो हिंदी में कहते हैं इच्छा, कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल किया जाएगा। उन्होंने रेडियो पे भी खिताब करते हुए ये कहा था, और उसके बाद यूएनओ में भी वो गए थे, यूएनओ ने आर्बिट्रेशन कमीशन भी बनाया, यूएनओ ने बहुत सारे इकदाम किए जो आपके प्रोग्राम के में टाइम नहीं है तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो जब आप ये कहते हैं कि यूएनओ में हम जा रहे हैं, तो यूएनओ में तो बुनियादी तौर पे नेहरू साहब गए थे, फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर भी आखिरी क्लॉज उठा के पढ़ ले। मैं तो अपनी जहन से कोई बात नहीं करता, मैं तारीख और किताबों से बात करता हूँ, वर्कों से बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट से बात करता हूँ। उस शिमला को एग्रीमेंट के आखिरी क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि अगर ये मामला बाहमी तौर पर डिसाइड नहीं हुआ तो इसको यूएनओ की करारदाद के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। अब ब्रिगेडियर साहब, आपने यहीं से बात को कंटिन्यू करना है, बात डिस्कनेक्ट ना हो जाए। राज कादियान साहब से इसी बात का मैं जवाब लेना चाहूंगा। राज कादियान साहब, क्या कहना चाहेंगे? ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी जबरदस्त तारीख जोड़ी है। ये ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के हमारे वजीर आजम पंडित नेहरू बड़े अमन पसंद आदमी थे। वो चाहते थे कि लोगों की मर्जी से ये फैसला हो, इसीलिए वो खुद यूएन में गए थे। जब 47 में आपने हमला किया था 22 अक्टूबर को, इससे पहले कि राजा हरि सिंह अपने वो ख्वाहिश भी जाहिर करे कि वो किधर जाना चाहते हैं, उससे पहले आप हमला कर चुके थे। लेकिन एक मिनट, ये यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन नंबर 47 1948 की है, जो हमारे यूएन में जाने के बाद उन्होंने कहा था। उन्होंने प्लेबिसिट को 3 स्टेजेस में करने को कहा था। स्टेज नंबर 1 कि पाकिस्तान अपने तमाम नुमाइंदे, खासकर वो जो लड़ाई करने के लिए आए थे, उनको कश्मीर से बाहर भेजें। स्टेज नंबर 2, ग्रेजुअली इंडिया अपनी फोर्सेस कम करे, मिनिमम रख सकती है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चाहिए। और तीसरा, एक इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर जो यूनाइटेड नेशन नॉमिनेट करेगी, वो प्लेबिसिट के लिए मुकर्रर करे। आपने स्टेज नंबर 1 ही नहीं मानी। आपने वहां पर आधे तो पंजाबी घुसड़े हुए थे, तो क्या प्लेबिसिट? तो वो बात तो इतिहास की, अगर प्लेबिसिट नहीं हुआ, ये जिम्मेवारी
हमारी नीयत तो पाकिस्तान की ज्यादा है, पाकिस्तान नहीं जी चाहता ब्रिगेडियर साहब आपकी क्योंकि तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान को डर था कि ये हिंदुस्तान जनरल साहब तारीख को म्यूटिलेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, जनरल साहब तारीख को एक नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहली क्रॉस थी वो मुकम्मल हो गई थी जब सीज फायर हुआ था। वहां से जिन लोगों ने आना था वो विड्रॉ कर गए थे। अगर वो विड्रॉ न करते तो श्रीनगर और कुछ पाकिस्तान के कब्जे, कश्मीरियों के कब्जे में होता। दूसरी बात, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आप अलस्टर लैब की किताब उठा के पढ़े, आप दुनिया के डॉक्यूमेंट उठा के पढ़े, वो जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया गया था जिसकी कोई कॉपी आज तक अवेलेबल नहीं है। और महाराजा की बहन ये बयान दे चुकी है इंडिया के अंदर टेलीविजन पे कि हमने इंडिया को सिर्फ 3 राइट्स दिए थे। ये मैं नहीं कह रहा, उनके आप इंटरव्यू उठा के पढ़ लीजिए, मौजूद है। फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू उठा के पढ़ लीजिए, उससे क्या कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक जाली डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जिसमें नेहरू की, महाराजा हरि सिंह की और माउंट बैटन की, नेहरू का नाजायज ताल्लुकात से लेडी माउंट बैटन की। नेहरू हैड इलिसिट रिलेशन विद लेडी माउंट बैटन। लेडी माउंट बैटन की बेटी ने किताब किया, वो किताब सामने आ गई, वो खतूत, इश्किया खतूत सामने आ गए हैं जिसके जरिए कश्मीर के मुकदमे को मनूवर किया गया था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जनरल साहब मुझे बताए कि नेहरू के इलिसिट रिलेशन नहीं थे लेडी माउंट बैटन। जी जनरल साहब फरमाइएगा। अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए पहले आप। जी जो प्लीज। 3 क्लॉजेस जनरल साहब ने बताई हैं वो तीनों क्लॉजेस पूरी हो गई थी। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर से जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो निकल चुके थे। जो भी अटैक करने, जिनको ये इन्फिल्ट्रेटर कहते हैं, असल में वो कश्मीर की लड़ाई लड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर 1947 में जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान आजाद हुए हैं, डोगरा फौज ने जम्मू के इलाके में 3000 लोगों को कत्ल किया था। ये डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। उनकी लाशें जंगलों में फेंक दी थी, उनको लेके गए थे ट्रकों में बिठा के कि हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। आपको पता है पाकिस्तान फौरन बनने के बाद सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया जो है इंडिया ने शुरू किया था। जो आरएसएस आज इंडिया के अंदर पावर में है, सबसे बड़ी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। ये फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। ये आरएसएस है, मैं गलत अगर कह रहा हूं तो मुझे चेक करें। वो आरएसएस का प्रीचक था जिसने ये कहते हैं ना अमन की बात करते थे नेहरू साहब, गांधी साहब भी अमन की बात करते थे और बहुत बड़े अमन के लीडर थे, बहुत बड़े अमन के लीडर थे। उनको पॉइंट ब्लैंक रेट पे आरएसएस के प्रीचक ने गोली मार दी क्योंकि वो अमन की बात कर रहे थे। ये किस तरह कहते हैं कि लीडरशिप अमन की? ये तो दहशतगर्दी पे मबनी लीडरशिप है जिसके जरिए ये कश्मीर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अब तीनों जो क्लॉजेस जनरल साहब ने कही वो पूरी हो चुकी थी। यूनाइटेड नेशन ने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया था, उस आर्बिट्रेटर को इंडिया ने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि जिस वक्त ये फैसला नेहरू ने किया कि जी हम, नेहरू साहब ने कहा कि जी हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और ये जो लोगों की उसके साइड से डिसाइड करेंगे, तो इट इज ऑन रिकॉर्ड कि महाराजा हरि सिंह ने नेहरू साहब को कहा कि जी इस तरह तो फैसला जो है वो कश्मीरियों के हक में हो जाएगा क्योंकि 96% आबादी तो वैली की जो वो मुसलमान है। तो नेहरू इज ऑन रिकॉर्ड एंड सेइंग कि तुम बेफिक्र रहो, मैं प्लेबिससिट नहीं होने दूंगा। तो अब जब आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया वो नहीं किया। आज तक जनरल साहब को पता है, जनरल साहब ने कश्मीर में नौकरी की है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी साहब रहे, कि जो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स है जो पाकिस्तान के अंदर जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर है और जिसके जितने ऑब्जर्वर हैं वो पूरे कश्मीर में पोस्ट होते हैं। पाकिस्तान की सबसे जब भी ऐसी कोई बात होती है पाकिस्तान उनको बॉर्डर लाइन पे लेके जाता है, हम उनको स्कॉट किया करते थे, उनको दिखाते कि देखिए क्या हो रहा है। इंडिया ने तो पीस कीपिंग फोर्स को इंडिया में नहीं आने दिया, कश्मीर में श्रीनगर तक नहीं आने दिया। तो दहशतगर्दी इंडिया करता है लफ्जों से, दहशतगर्दी पॉलिसी से। पाकिस्तान तो उस चीज को लेकर चल रहा है जो पाकिस्तान ने कमिट किया था। पाकिस्तान उस चीज को लेकर चल रहा है कि हम आर्बिट्रेशन लेके आएंगे। पाकिस्तान मान गया था कि हाँ जी ये जो आर्बिट्रेटर है ये ठीक है, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं। एक कमेटी अपॉइंट हो गई थी, उन्होंने कहा नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये तो तारीख के अंदर अब मौजूद है ना, तो इससे आपको जाहिर हो जाता है कि इंडिया का रवैया क्या है। और दूसरी अभी जब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के जाते हो, देखिए प्रैक्टिकली, फॉर गॉड सेक सी प्रैक्टिकली, जनरल साहब को भी पता है कि कश्मीर सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जो आपने तारें लगाई हैं, जो आपने कॉन्स्टेंटिना केबल बिछाई है, उन तारों के 2 फेजेस लगे हुए हैं। एक पहले सबसे 14 फुट की तार है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटिना केबल है, फिर दरमियान में 2 लाइनों में वो लगी है, जो स्पेस है वहाँ माइने बिछाई हुई हैं, वहाँ सेंसर लगे हुए हैं,
वहाँ पे आपने लगाए हुए हैं टीवी एंटेना लगाए हुए हैं, हर मूवमेंट को आप मॉनिटर करते हैं। जब आपने गेट खोलना होता है आप अपनी मर्जी से गेट खोलते हैं, बीएसएफ गेट खोलती है, लोग पार आते हैं, वहाँ कल्टीवेशन करते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। अब इन अरेंजमेंट्स के साथ जो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स है, अगर अभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो मैं जनरल साहब से पूछूंगा कि क्या वहाँ जो फौज है वो वाकई फौज है या हिजड़ों की फौज है, क्या पाला हुआ है जी राज कादियान साहिब प्लीज। जो इन्फिल्ट्रेशन नहीं कंट्रोल कर सकते, अगर नहीं कंट्रोल कर सकती तो हमें जिम्मेदारी। जी ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया। अभी राज कादियान साहब से यहाँ से जी राज कादियान साहब वो कह रहे हैं कि आप हिस्ट्री को ही गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। आबिद साहब, ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे हैं वो कहेंगे जो उनको सूट करता है। आप किसी भी नहीं सर, नहीं ये बात नहीं है। मैं आप तारीख की किताबें उठा के पढ़ ले सर। मैं आपको रेजोल्यूशन 47 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनका वो पढ़े है ना सर। अलिस्टर लैम पाकिस्तानी नहीं है। रेजोल्यूशन 47 में लिखा हुआ है। वो तो यहूदी है सर। से पहले वही थे कि आप वो क्रिश्चियन है सर। नॉन कश्मीरी को वहां से बाहर निकालो। पाकिस्तानी जो आपने भेजे हुए थे लड़ने के लिए भारत के खिलाफ, फिर भारत के खिलाफ, आपने वही नहीं भेजा तो स्टेज 2 कैसे आएगी? सर आपकी हुकूमत जाली काम करती है ना। मतलब अलिस्टर लैम, मेरी बात तो प्लीज यकीन ना करें। दुनिया की जो तारीखें लिखी हुई किताबों उठा के पढ़ लें। वो कहते हैं कि जी देयर वाज नो इंस्ट्रूमेंट। आपने आपकी फौज जो है वो ऑक्यूपेशनल आर्मी के तौर पे आई, उसने कब्जा किया हुआ है। जी ब्रिगेडियर साहब कादियान साहब से मौकफ ले लें फिर आपकी तरफ आते हैं। जी कादियान साहब, हमारी फौज कश्मीर में कश्मीरियों की वजह से नहीं है, वो पाकिस्तान की वजह से है। जहां कहीं टेंशन होती है हमारी फौज डिप्लॉयड होती है, लद्दाख में भी है, राज कादियान साहब पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान तो सिर्फ ये चाहता है कि उनको उनका हक खुद इरादियत मिल जाए। होने के लिए जिसको मोटिवेट किया जाता है उसको 50,000 रुपए दिए थे आपने पिछले हफ्ते। एक ने बयान दिया जो पकड़ा गया था। लोग आप इन्फिल्ट्रेशन तो बर्लिन वाल नहीं रोक पाए थे। जहाँ इंसान डिटरमेंट होता है कम हो गई है, उसमें कोई शक नहीं। आपने बहुत सारी कामयाब रखी हुई है, कुछ लोग कामयाब हो गए। ये तो साफ बात है कि फिर आपने इतनी फौज क्यों रखी हुई है? फौज निकालने हमें जिम्मेदारी दे दे। ऑब्जर्वर्स ग्रुप जरूर था जिनका कोई रोल था ही नहीं। वो 3 कंट्रीज नॉमिनेट होते थे, वो आते थे। मैं भी पोस्ट कमांडर रहा हूँ। किसी ने संजीदगी से अपना काम, पोस्ट पर आते थे, अपने बियर पीते थे, वो चले जाते थे। तो ये तो अच्छा, ये राज कादियान साहब, ये जो बियर वाली आपने बात की है, मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूंगा, मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था जो 10 जून 2019 को ये कोरोना जीप कॉर डेप्यूटी कमांडेंट जो मेजर रैंक के बराबर खातून होती हैं, उन्होंने रिजाइन किया था और ये कहा था कि हमारी ड्यूटी थी। और एक सिपाही रैंक का बंदा आके मेरे पास कहता है कि 2 साल से मैंने किसी खातून को हाथ नहीं लगाया और मुझे प्लीज आप अंदर आने दीजिए। और वो कह रही थी हम महफूज नहीं है, हम 2 लोग हैं टोटल। और हमने जब वायरलेस करनी चाहिए तो उन्होंने कहा वायरलेस हमारे पास सहूलत मौजूद नहीं है। और कहा कि जिनसे हमने बात की वो खातून कह रही थी, वो मैं कोशिश करता हूं प्रोड्यूसर साहब से कहें वो चला दें, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, उसको चला दीजिए ताकि बात की ऑथेंटिसिटी हो जाए कि उसने कहा कि हम महफूज नहीं हैं, हमारे पास वायरलेस की सहूलत मौजूद नहीं है और ये दिन रात शराब पीते हैं और हमारी ऊपर के लेवल पे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आप पुलिस फोर्सेस की बात करते हो। नो, मेरे को नहीं पता है जिस महिला की आप, जिस खातून की आप बात कर रहे हैं उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाएं तो हमारी बहुत हैं पुलिस फोर्सेस में, आर्मी में भी हैं। अगर ऐसा ये एक जनरल पैटर्न होता तो फोर्स ब्रेकअप हो जाती। नहीं जी, हमारी तो 12-13 लाख की आर्मी है, एयरफोर्स नेवी को मिला के बहुत सारे पुलिस फोर्सेज हैं। अगर एक खातून के साथ कोई मसला हुआ है, उसने कोई बयान दिया, आपके लिए वो सच्चाई हो जाती है क्योंकि वो आपको सूट करता है। मैंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट किया कि वो चला दिया जाए ताकि बात क्लियर हो सके। लेकिन अगर खातून महफूज नहीं होते, हमारे पास तो हजारों खातून हैं, आर्मी में भी आ रही हैं, पुलिस में तो बहुत साल से हैं। तो अगर ये जनरल पैटर्न होता तो फौज ही टूट जाती है हमारी लोग। अगर जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज।
देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, जो जन साहब बात कर रहे थे, एक मलाया क्या होते हैं और लेडीज की, ठीक है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। जन साहब ठीक कह रहे हैं, उनकी फौज में बहुत औरतें, अगर वहाँ पे रेप हो रहा है या कर रहा है तो लेट देम डू इट, इट इज देयर ओन पर्सनल मैटर, इट इज देयर मैटर। लेकिन जहाँ तक बात है ना उस फौज की जुल्म की, जो वो अपना पब्लिक के ऊपर कर रहे हैं, जो औरतों के ऊपर है। अब आपको पता है कुनान पोशपुरा का एक बहुत बड़ा मुकदमा चला हुआ है, जहाँ पे 73 औरतों को एक लाइन में खड़ा करके 4 राजपूताना राइफल ने उनकी आबरूरेजी की, उनके बच्चों के सामने, उनकी औरतों के, उनके फैमिली के सामने। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, ओशन ऑफ टीयर्स, जो चलाने से मना कर दिया गया। ये मुकदमा अभी तक कायम है। ये उसके साथ साथ आप देखिए, पीबीसी ने अभी एक हफ्ता पहले एक फिल्म चलाई है, अगर आपकी नजर से गुजरी हो या देखी हो, जन साहब को चाहिए वो बीबीसी की वो रिपोर्ट देखिए। वो पाकिस्तान ने नहीं बनाई रिपोर्ट, वो बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई है। और बीबीसी ने जो रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट के अंदर, जिस रिपोर्ट को जिसने बनाया है, वो लड़की भी मुसलमान नहीं है। और उन्होंने बताया है कि किस तरह इंडिया कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है। यानी उन्होंने कहा कि जी वहां पे उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे चली है, जो बीबीसी ने चलाई है, उन्होंने दिखाया वहां पे कि जी जो इंडिया की पुलिस फोर्स है, वो जो कश्मीर के अंदर जो गुंडे हैं बीजेपी के, जो मुसलमानों को मार रहे हैं, या इंडिया में वो उनको पत्थर प्रोवाइड कर रही है। वो लड़का कहता है कि हमारे पास पत्थर नहीं है, हमें फौज नहीं रहा, और फिर वो पुलिस फोर्स उनके साथ जाके मुसलमानों के घरों पे हमला कर रही है। अब बताइए ना, ये पाकिस्तान ने क्यों बनाई? अगर जन साहब ने नहीं देखी और वो हकीकत देखना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जरूर देखें। और वो जो देखने के लिए जरूरी है कि अब एक अमेरिका कांग्रेस के अंदर एक बीजेपी लाश्कर हैं, उन्होंने खिताब किया है अमेरिकन काउंसिल से, अमेरिका कांग्रेस से। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने जो 17 साल में इंडिया ने कमाया था, उसको 7 साल में गवा दिया है। कहते ही इज ए फैसिस्ट। कश्मीर, इंडिया के अंदर से फैसिज्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। न सिर्फ मुसलमानों को, कहती है दलित को मारा जा रहा है। अगर जन साहब कहते हैं तो मैं उन्हें वो क्लिप भेज देता हूँ जो अमेरिका से आया है। तो अब ये चीजें जो हम तो नहीं कह रहे सर, ये तो आपके खुद अपने लोग कह रहे हैं। तो इतना तो मान लें कि कश्मीर में आपकी फौज आबरूरेजी कर रही है, बच्चों को मार रही है, अगवा कर रही है। आपने 7 लाख की फौज क्यों कश्मीर में रखी है? अगर डेमोग्राफिकली भी जन साहब जन्म देंगे तो उनको ये एहसास हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सीनियर रैंक पे रहे हैं, कि इतने छोटे से कश्मीर में 7 लाख फौज की जरूरत नहीं है। फिर आपने सीआरपीएफ रखी हुई है, फिर वहाँ बीजेपी के गुंडे रखे हुए हैं, फिर आप इंडिया से ले जाके वहाँ पे लोगों को आबाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तमाम? स्ट्रक्चर ऑफ कश्मीर, ये इनका कसूर नहीं है। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जन साहब को ये मानना पड़ेगा, ही इज अ फैसिस्ट। आरएसएस इज अ फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जनरल साहब, आप मानते हैं, बिलीव करते हैं? राज कादियान साहब, आप मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानता। जितनी नरेंद्र मोदी की आज के दिन दुनिया में शोहरत है, सब देश उसकी शोहरत को मानते हैं। इंडिया पहला मुल्क है जो आज के दिन हमने 1 बिलियन वैक्सीनेशन पूरी करी है। वैक्सीनेशन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे मुल्कों में। पाकिस्तान को भी ऑफर किया था, पता नहीं सर, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट तो ये आप कर आए। देखिए, आप कोई फॉरेन प्रेस को कोट कर सकते हैं, मैं भी बहुत कोट कर सकता हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में क्या लिखा है वो आप मानेंगे नहीं। तो ये तो जो हमको सूट करता है, वहां पर सेनेट में, अमेरिका में एक सेनेटर ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, उसके खिलाफ सैंक्शन होने चाहिए। तो वो आप नहीं मानेंगे। लेकिन जो जी राज कादियान साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। दोबारा खुशामदीद। हमने आपसे कहा था कि 10 जून 2019 को एक भारतीय डेप्यूटी कमांडेंट रैंक की खातून ने इस्तीफा दिया और कहा कि हम भारतीय खवातीन को भारतीय फौज में एंटरटेनमेंट के लिए भर्ती किया जाता है। प्लीज वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए। वो अंदर आया और दूसरा दरवाजा खोल के मैं दूजे दरवाजे ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ और वो कह रहा है मैडम मैं 2 साल तो किसी लेडी ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं लगाया, मैनू लेडी चाहिए है। एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग दीज वर्ड्स।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਰੀਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਦੇ। राजकादियान साहब, ये वीडियो चला दी है, अब आप मौक़िफ़ दीजिए कि ये भारतीय फौज की डेप्यूटी कमांडेंट हैं जिन्होंने ये बयान दिया है और इस्तीफा दिया है। आबिद साहब, मैं वीडियो तो जो आपने दिखाई है मैं नहीं देख पा रहा हूँ, स्काइप पर हूँ, लेकिन ये फौज की खातून नहीं है। आपने सुनी है? फौज में डिप्टी कमांडेंट जैसा कोई रैंक नहीं होता, ये पुलिस फोर्स की है। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत सारी हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, लेकिन हजारों खातून हैं। एक केस हो सकता है, ये सच बोल रही होंगे, मुझे मैं नहीं कह सकता। रेगुलर आर्मी में भी एयरफोर्स का एक केस अभी कोर्ट में चल रहा है, एक कंप्लेंट आई है किसी एयरफोर्स ऑफिसर लेडी की ऑफिसर के खिलाफ। तो ये तो डिसिप्लिन के केस इतनी बड़ी फौज में होते रहेंगे, लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता कि ये जनरलाइज पैटर्न है, क्योंकि एक खातून को कोई कंप्लेंट है तो सारी खातून वो तो सारी रिजाइन करके चली जाती, फिर अपनी मर्जी से आई हैं खातून। और ये फौज के नहीं है, पुलिस फोर्सेस के, पुलिस का अलग डिसिप्लिन का सिस्टम होता है। फौज में डिसिप्लिन बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो तो ब्रिगेडियर साहब भी मानेंगे, आपको भी मानना पड़ेगा। तो इंडियन आर्मी अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। ये मैं नहीं कहता कि यहाँ किसी खातून के साथ ऐसा नहीं हुआ या नहीं होगा, वो इंडिविजुअल केसेस तो जो जहाँ लाखों की फोर्स होगी वो होती रहेगी। जी बिल्कुल, तो ये ठीक है सर। देखिए, एक जनरल पैटर्न उस खातून के लफ्ज ये थे हिंदुस्तान में कि तो भारतीय खातून फौज के साथ में ऐसा हो रहा है, खवातीन को पुलिस फोर्सेस में, एंटरटेनमेंट के ये लिए सही भर्ती नहीं किया है। जाता है। अगर मैं मेजर लेवल की खातून हूं और एक सिपाही मुझ पे हाथ डालता है, अगर यही सिचुएशन उल्टी हो जाए तो क्या बनता है? और ये आम होता है, उनके ये लफ्ज थे। आप कम से कम इस बात की तो दाद दीजिए कि ये महिला जो पूरी फोर्स के खिलाफ बोल रही है, जो वीडियो आप कह रहे हो, उनको ये फ्रीडम है। फ्रीडम है। आप एक तरफ कहते हो कि मोदी साहब ने सब कुछ बंद कर रखा है, अगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती तो आपको वीडियो कहाँ मिलता है उनका अपना बनाया? चलिए सर, आप इंडिया तो, को आपने जैसे डिफेंड करते हैं, अगली कि बात करते हैं। अब भारतीय आप दोजे पाकिस्तान में क्या लेने आ रही हैं सर? आप अमन की बात करते हैं बार बार। करता हूं बिल्कुल अमन की बात। तो ये अगर एक दूसरे के खिलाफ हम ये नुक्ते चुनते रहेंगे और अपने आर्गुमेंट उसी पर उसका दारा मदार करते रहेंगे तो अमन कहाँ पर होगा? मैंने ये भी कहा कि अमन क्यों नहीं हो रहा, यही तो वजह है कि हम, आप कश्मीर के बारे में बोलोगे, मैं बलूचिस्तान के बारे में उतने उससे भी ज्यादा बोल सकता हूँ। आपने तो वहाँ एयरफोर्स और तोपखाना भी इस्तेमाल किया है, हमने तो ऐसा नहीं किया है कश्मीर में। अगर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 20 करोड़ से ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं, कश्मीर में तो 70 लाख से भी कम है, अगर ये मसला सिर्फ कश्मीर में है तो इसकी वजह पड़ोसी देश ही हो सकता है। मुसलमान तो हमारे वही हैं, चाहे वो कश्मीरी हों, चाहे वो हैदराबादी हों, चाहे वो बिहारी हों, कहीं के भी हों। देखिए, पिछले 2 दिन में हमने 2 दहशतगर्दों को मारा है घाटी में। एक का नाम था गुलजार अहमद रेशी, जो LET के डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे शोपियां डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरे का नाम था आदिल वानी, वो भी डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे। ये सब LET के हैं। अगर लोकल भी थे, ये पहली बात तो कोई सबूत नहीं कि लोकल थे या पाकिस्तानी थे, उनको रिक्रूट किया जा सकता है, पैसे दिए जा सकते हैं। ये तो अगर 70 लाख के आबादी में आप हर मुस्लिम को आप कहते हैं हमारे मुस्लिम के खिलाफ, ये आपके मुस्लिम नहीं है। जो आपके थे तो 47 में चले गए आपके पास, अभी भी जो जाना चाहता है कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये वो मुस्लिम, ये हमारे मुस्लिम है। हमारे मुस्लिम, हमारे क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सब बराबर है हमारे लिए। तो ये जो मैं आपको नाम दे रहा हूँ, ये तो कल मारे हैं, इसके आज अगर आप अखबार में पढ़े नाम आए हुए हैं। और ये भी है कि LET सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये फरमा लीजिए, भारतीय आप दोजें पाकिस्तान के साहिल को क्यों पार करना चाह रही थी?
देखिए 70 साल से ये था, 70 साल तो छोड़िए, 30 साल से जो दहशतगर्दी घाटी में हो रही है, इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? कश्मीरी लोगों को। सबसे ज्यादा मौतें हुए वो कश्मीरी लोगों की मौतें हुए। आपके जो आप दहशतगर्द भेजते हो वो भी उनको मारते हैं। तो आप एक तरफ कहते हो कि कश्मीरियों की मदद कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड हालत यह है कि उनका नुकसान हो रहा है। देखिए जी ब्रिगेडियर साहब, ये बात मुसलमानों की या कश्मीरियों की या क्रिश्चियंस की या दलित्स की नहीं है, बात है इंसानियत की। इंसान जो है वो कश्मीर में बसते हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, और इंसान जो इंडिया में ही बसते हैं। मैंने कहा ना कि जो इंडिया की अमेरिकन कांग्रेस की रिपन है विजय लक्ष्मी मदर, वो कहती है कि आई एम बॉर्न हिंदू, वो मुसलमान नहीं है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी के मजालिम को जिस तरह आश्कारा किया है, या मुख्तलिफ रिपोर्ट जो ह्यूमन राइट्स वॉच या एमनेस्टी इंटरनेशनल, जनरल साहब तो ये बात करेंगे ना कि जी कश्मीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हर एक से तो आपने इतनी बड़ी फौज जो सरहद के ऊपर रखी हुई है, उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि जी कोई पाकिस्तान से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फौज है कंपोज ऑफ निनकम्पूफ्स, वहां पे मतलब वो इंसान आए हुए हैं वहां पे। आपने इतने बड़ा जो बैरियर लगाया हुआ, क्यों लगाया हुआ? खोल दो सरहद। तो इसका मतलब है कि इंडियन आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी। अगर वो नहीं कंट्रोल कर सकी तो इट्स अ हाईली अनप्रोफेशनल आर्मी, और यही हाईली अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है जिसका इंडियन नेवी मुजाहरा करती है। 3 दफा आई, 3 दफा डिटेक्ट हो गई। और आपको पता है कि नेवल टर्मिनोलॉजी में इंडियन वो सबमरीन का डिटेक्ट होने का क्या मतलब होता है? सबमरीन के डिटेक्ट होने का मतलब होता है कि उसने हथियार फेंक दिए। इसका मतलब है कि इट इज अनप्रोफेशनल नेवी है। इसके बाद एक और चीज देखिए, मैं कोई बात अपने पास से कभी भी नहीं करूंगा। ताज होटल पे हमला होता है और उसके ऊपर एक किताब आ गई, आपने पढ़ा होगा, जो यहूदी ने किया है, वो राइटर है, रिसर्च, उसको पुलित्जर प्राइज मिला है। उसने कहा कि जी ये ताज होटल पे जो हमला हुआ था, ये इंडियन रॉ ने करवाया था और मुस्तैद ने करवाया था। ये मैंने नहीं कहा, उसने रिसर्च की है 2 साल। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उनका ये कराया गया था, ये करवाया गया था, ये जनरल साहब को पता है ये करवाया गया था। और उसके बाद वहां पे लोगों को मरवाया गया था। और सबसे पहले कौन मरा था? सबसे पहले मरा था करकारे, जो ये इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि समझौता एक्सप्रेस के अंदर जो धमाका हुआ उसमें इंडियन आर्मी का कर्नल प्रोहित सिंह, जिसने राजौरी की एक ऑर्डिनेंस डिपो से एक्सप्लोसिव चोरी किया था, वो इन्वॉल्व था। उसके बाद ये भी छोड़ दीजिए आप यहाँ पे, एक इनका अपना स्वामी थे, एक उनका नाम वो जो जेल में कैद थे, वो वहां पे जेल में जब कैद थे, वहां से उन्होंने बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जो इंडिया टुडे ने पूरा का पूरा आर्टिकल छापा, इंडिया टुडे जो मैगजीन है, उसने कहा कि ये ट्रिपल बॉम्बिंग और ये जो जितने समझौता एक्सप्रेस जितने हैं, इसमें मुसलमान इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें हिंदुत्व और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हिंदुओं की ये इन्वॉल्व थी। इसलिए कि मैं जब जेल में था 2 मुसलमानों ने मेरी खिदमत की, जिसकी वजह से मैं सच बोलना चाहता हूँ। अब ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो कुछ नहीं था, जनता ने जरूर इस चीज को पढ़ा होगा। जी राजकादियान साहब, क्या कहेंगे? हमला करवाया गया था, ब्रिगेडियर साहब ने किताब को कोट किया। देखिए किताब, फिर आप वही कोट करो, किताब लिखने वाला एक इंडिविजुअल होता है। हमारे पास 140 करोड़ के करीब आबादी है, हर इंडिविजुअल अपनी राय रखता है, और ये हमारी फ्रीडम है कि कोई भी किताब छाप दे। सर एक सेकंड तो आप कुछ भी कोट करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कश्मीर में हमने एक दहशतगर्द बुरहान वानी को मारा, आपने उसको शहादत का दर्जा दिया, आपने तो उसकी पोस्ट स्टैंप भी निकाल। हमने ऐसा नहीं किया। आपने अकबर बुख्तू को मारा, जो बड़े माने हुए लीडर थे बलूचिस्तान के, उन्होंने आपने मारा, बहुत सारे और लोग भी मरे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ना उसको कोई दर्जा दिया है, क्योंकि वो आपका इंटरनल मामला है। लेकिन जो हमारे देश में होता है, क्योंकि वो किसी मुस्लिम का आप नाम ढूंढ लेते हो, हिंदू के खिलाफ भी मौतें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो इतने बड़े मुल्क में होती रहेंगी। तो जब तक आप ये रवैया नहीं बदलोगे कि जो भी कोई आता है आप उसको मजहब का रंग देते हो। हिंदू बहुत लोग पढ़ते हैं, अभी भी आज के चैनल पे तो नहीं बोला है, और शाहरुख खान का बेटा एनसीबी ने पकड़ा हुआ है, वहां भी आपके एक चैनल ने बोला था कि मुस्लिम है इसलिए पकड़ा है। वो भूल गए कि 8 लोग पकड़े हुए हैं, बाकी 7 तो
तो ये जब हेलो, तक आपके सोच विचार जब तक नहीं बदलेगा तो डिबेट होती रहेगी। हम आए हैं, अगली जनरेशन आगे करेगी, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। आप अपने मुल्क को संभालें, आपके बहुत मसले हैं। हम अपने आपके तो ISI चीफ ही अपॉइंट आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपके जो मसले हैं उनको आप संभालो। आप पख्तूनिस्तान को संभालो, बलूचिस्तान को सर संभालो। अच्छा, ISI चीफ की आपने बात की, आप ये बता दीजिए कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स में क्या झगड़ा चल रहा है? इंडियन फोर्स में कोई झगड़ा नहीं चल रहा। चल रहा है सर, आपने तो पूरी आर्मी को सियासतज़दा किया हुआ है। जवाब तो मैं दे चुका हूं कि आप इंसान को इन्फिल्ट्रेट करने से कम कर सकते हैं, और कम बहुत हुई है इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन 100% रोकना मुमकिन नहीं है। 100% तो कितनी सिक्योरिटी अमेरिका जैसे देश में भी तालिबान पहुंच गए थे जब 9/11 किया था, तो ये तो कहीं भी हो सकती है। मैंने आपको बर्लिन वॉल का एग्जांपल दिया, वहां भी लोग दीवार के ऊपर चढ़ के आ जाते हैं। तो एक बार जी साहब आपकी आवाज आ रही है, तो वो तो आप मैं ये कह रहा हूँ, मैं जनता को ये कहूंगा कि बर्लिन वॉल के ऊपर 9 लाख फौजी नहीं अपाइज हुए हुए थे। बर्लिन वॉल के ऊपर तारे नहीं लगी हुई थी, बर्लिन वॉल के ऊपर सेंसर नहीं लगे हुए थे, बर्लिन वॉल के ऊपर मॉनिटर्स नहीं लगे हुए थे, ना 9 लाख फौजी उसको गार्ड कर रहे थे। दूसरी बात ये कि अकबर बुख्ती की बात की जन साहब ने, बिल्कुल अकबर बुख्ती के जो बर्डर उनका जो था उसको पाकिस्तान में हर शख्स कंडेम करता है। पाकिस्तान में हर शख्स ने कहा कि अकबर बुख्ती फेडरेशन के आदमी थे और उनको इस किस्म से नहीं, लेकिन बाद में गलत पॉलिसीज हो जाती है, गलत काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसका जो खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन बुरहान वानी जो है वो दहशतगर्द नहीं था। और कश्मीर जो है सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, कश्मीर को इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, गाज़बाना कब्जा किया हुआ है। जेरूसलम की गाज़बाना कब्जे के खिलाफ बोलना दुनिया में UN चार्टर के मुताबिक, मेरे नहीं UN चार्टर के मुताबिक, जब एक फौज गैर कानूनी तौर पे गाज़बाना कब्जा करे किसी जगह पर, उसके खिलाफ बोलना UN चार्टर अलाउ करता है। UN चार्टर ये भी अलाउ करता है कि अगर एक पब्लिक की 98% आबादी नहीं चाहती एक मुल्क के सामने रहना, तो वो जो वहां पे एक्शन करेंगे वो लीगल तस्वुर किए जाएंगे। तो कश्मीरियों के एक्शन लीगल हैं। और जहां तक बात की जन साहब ने बलूचिस्तान की कि वहाँ एयरफोर्स इस्तेमाल हुई, वहाँ आर्टिलरी इस्तेमाल हुई, मैं जिस वक्त इंसर्जेंसी हुई थी बलूचिस्तान में, जिस वक्त अकबर बुख्ती की गवर्नमेंट को हटाया गया, मैं उससे सेकंड लेफ्टिनेंट था। हमने वहां पे 3 साल ऑपरेट किया। आप यकीन करिए, मैं वर्ड ऑफ अथॉरिटी पे आपको कह रहा हूँ कि एक भी आर्टिलरी की गन इस्तेमाल नहीं हुई वहां पे, एक आर्टिलरी का गोला वहां पे फायर नहीं हुआ उन 3 सालों में। मैं आपको ऑन वर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑनेस्टली से कह रहा हूँ। ये किस तरह कहते हैं कि यही तो प्रोपेगेंडा है। अब अगर जन साहब भी ये प्रोपेगेंडा करेंगे सच के खिलाफ, तो फिर तो शांति मानती कुछ नहीं हो सकती, फिर तो नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द आएंगे। जी राजकादियान साहब 30 सेकंड है हमारे पास। एक सेकंड। अब आप जन साहब से पूछिए, अमित शाह ने पिछले हफ्ते बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जन साहब सपोर्ट करते हैं इन सर्जिकल स्ट्राइक? जी जनरल साहब, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? क्या ये सही है? अक्लमंदों की स्टेटमेंट? किस बेसिस पे? अगर करेंगे हम उनकी टांगे काट के रख देंगे, जो सर्जिकल से आंखें निकाल देंगे जो यहाँ पे लोग आएंगे, मार के वो करेंगे जो बालाकोट में। आपको पता है जब बालाकोट में जन साहब को पता क्या हुआ था? उनके मुल्क में जाके जहाज को मारा था। अभी इन्होंने बता दिया था, झूठ बोला, इंडिया के F-16 मारा है। पूरी F-16 की कंपनी ने कहा कि कोई F-16 पाकिस्तान, तो जन साहब को ये झूठ नजर नहीं आता। बालाकोट में कब्जे मार के चले गए। ये नरेंद्र मोदी दहशतगर्द है, अमित शाह दहशतगर्द है, राजनाथ जी जन साहब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दहशत, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लीडर। जनरल साहब 30 सेकंड से आप अपना मौकफ दे दीजिए प्लीज। 2 पॉइंट पे सर बोलूंगा, ब्रिगेडियर साहब काफी लंबा बोल जाते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने कश्मीर में कब्जा किया हुआ है। कब्जा तो आपने कोशिश की थी, महाराजा हरि सिंह ने तो अपना फैसला 26 अक्टूबर को लिया था। आपके तो लियाकत अली खान ने खुद मीटिंग 11 अक्टूबर को उसमें डिसीजन दिया था कि आप कश्मीरी फाइटर्स को अंदर भेजो और कश्मीर पर कब्जा करो। तो कब्जा आपने किया था, हमने वो तो जी बहुत शुक्रिया। राज कादियान साहब हमारे साथ इंडिया से मौजूद थे, जो साबिक डेप्यूटी चीफ इंडियन आर्मी रह चुके हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर महमूद मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और इस तमाम डिबेट के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि
कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। जहां जहां लोग आज़ादी से जीना चाहते हैं उनको जीने देना चाहिए। हर किसी को जीने का हक है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे एक नए शो के साथ।